हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब जो पृथ्वी के ऊपर इन्वायरमेंट है लेयर्स में है। ऐसे एक यहाँ जो लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो जमीन से लेकर लगभग ऐसे है। उसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। ऐसे यहाँ 18 किलोमीटर और यहाँ 8 किलोमीटर भी है, ठीक है। पहाड़ों तक वो 8 चली जाती है, तो टोटल उसका जो हाइट्स है वो 26 होती है। तो एवरेज रूप से ये 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मतलब आप ज़मीन से या समुंदर के लेवल से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक जाओगे तो क्या है, एक परत है हवा की यहाँ से यहाँ तक लेकर, और उसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। जितनी भी सारी आपकी हवाएं हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सर्दी है, गर्मी है, हीट आती हैं जाती हैं, बादल बनते हैं, ये सारे सिर्फ इसी लेयर में होते हैं। ऊपर जो मौसमी घटनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं। सबसे ज़्यादा ये ट्रोपोस्फेयर हमें प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसमें आपकी ओजोन परत है और जिसमें जो भूमंडलीय क्रियाएं हैं, बादल वगैरह, वो बहुत कम बनते हैं। उसके बाद मेसोस्फेयर, जिसे आयनोस्फेयर भी कहते हैं, जो आपकी ये रेडियो तरंगें आती हैं वो यहीं से आती हैं। थर्मोस्फेयर ये बाहरी क्षेत्र है, तो हम पढ़ते हैं। और इसका लास्ट जो है एक्सोस्फेयर। 5 लेयर हैं। ट्रोपोस्फेयर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं। बच्चों, दोनों लैंग्वेज आनी जरूरी होती हैं, दोनों में पता होना चाहिए आपको। ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं हिंदी में। और दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का, पेड़ पौधों का और जो लिविंग है इस अर्थ पे, उसका सबसे गहरा नाता इससे है। एटमॉस्फेयर में सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। इसकी एवरेज हाइट मैंने बता दी 13 किलोमीटर है। एवरेज है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो एवरेज में इसकी 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो यही होती है। सारी वेदर की बादलों का बनना है, बरसात का होना है, ये रेनफॉल होनी है, सब फिनोमिना, पाला पड़ता है, हिल स्ट्रॉम आता है, ये सब इस लेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर है ये लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है। नीचे आपको दिख रही है पृथ्वी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर है, इसमें ही मौसमी घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है। इसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर, देखो विमान उड़ते हुए दिखा रखे हैं इसमें, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं बहुत कम होती हैं, तो इसलिए विमान आसानी से यहाँ उड़ सकते हैं। और इसी में ओजोन परत है भाई। स्ट्रेटोस्फेयर के जो हमारी O3 एक गैस है, O2 तो देखो ऑक्सीजन होती है, बहुत ज़रूरी होती है हमारी, लेकिन एक O3 होती है। अगर एक और O का ऑक्सीजन का अणु मिल जाता है इसमें तो ये O3 हो जाती है। ये साइंटिफिक नेम है ओजोन का। और ये अल्ट्रावायलेट किरणें रोकने के लिए तो ज़रूरी होती है। वैसे ये जहरीली गैस होती है। पृथ्वी पर अगर थोड़े से नीचे होती तो ये शायद जीवन संभव नहीं होता। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक है ये। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। क्लाउड्स वगैरह नहीं होते, वेदर के जितने फिनोमिना होते हैं, आंधी तूफान वगैरह, यहाँ कुछ नहीं आते। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, और इसलिए हवाई जहाज वगैरह आसानी से इसमें उड़ सकते हैं, क्योंकि कोई पाला वगैरह, कोई हवाएं वगैरह यहाँ होती नहीं। वन इम्पोर्टेंट फीचर ये क्या है इसकी, कि स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन। इसमें ओजोन गैस है, ओजोन परत है, और जिसके द्वारा क्या होता है, वी मस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो हमारे शरीर को छेद कर सकती हैं, हमारे यहाँ चर्म रोग पैदा कर सकती हैं,
दूसरी डिजीज ला सकती हैं उनको रोकती है, उसी में समा जाती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें। अगली जो स्फीयर है वो है मेसोस्फीयर, ये मेसोस्फीयर है। दिस इज थर्ड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर की ये तीसरी परत है। इट लाइज अबव स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर तक है, ये फैली हुई है। मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर और एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। आपने देखा होगा कई बार पुंछल तारे या कहते हैं टूटते हुए तारे आ रहे हैं, उन्हें मेट्रॉइड या धूमकेतु कहते हैं। इसी लेयर में प्रवेश करते हैं जब वो टूटते हैं, ये जैसे धूमकेतु दिखाए गए। उसके बाद अगली परत जो है थर्मोस्फेयर है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसमें, टेम्परेचर एकदम हाइट के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसका एक पार्ट और है वो है लोनोस्फेयर। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प टू रेडियो ट्रांसमिशन। मैंने बताया आइनोस्फेयर भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो आयनिक किरणें आती हैं, रेज आती हैं, वो आपकी जो सिग्नल देती हैं, रेडियो के सिग्नल आते हैं, और सिग्नल की वजह से जो हमें सुनाई देती है, आकाशवाणी चलती है, वो इसी वजह से आती है, इसलिए इसे आइनोस्फेयर भी कहते हैं। In effect, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. उसके बाद है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो सबसे बड़ी स्फेयर है वो एक्सोस्फेयर है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन, वो बहुत पतली है। लाइट गैस है उसमें, हीलियम हाइड्रोजन फ्लट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। ओके, उसके बाद है वेदर एंड क्लाइमेट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि इसी पे हमारा जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। अब मैं आपको फ़र्क बता देती हूँ कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। वेदर का मतलब होता है मौसम, ओके, और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, ठीक है। एक मौसम तो दिन प्रतिदिन बदलता है, जैसे सुबह को मौसम अच्छा था, शाम को मौसम खराब हो गया। सुबह मौसम बहुत ठंड था, दोपहर को मौसम में गर्मी हो गई। तो क्या है, जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं जो चेंज हो रही हैं उसे हम मौसम कहते हैं। बट क्लाइमेट का क्या है, क्लाइमेट का मतलब वो एक जगह की जलवायु जो हर साल वैसी ही होती है। जैसे हमारे उत्तर भारत में हर साल दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, मई जून में कड़ाके की गर्मी पड़ती है, ओटम के बसंत के दिन जो है अप्रैल या मार्च में रहते हैं, सितंबर में रहते हैं, और वो हर साल होता है, ऐसे ही होता है। 30 साल तक वो बदलती नहीं है। ऐसी जो वेदर कंडीशन होती है उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं, उसे जलवायु बोलते हैं। मौसम जब बदलता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब अगर सुबह गर्मी थी तो और शाम को ठंड हो जाए तो हम कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है उससे। बट अगर क्लाइमेट चेंज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा उस इलाके का फ़र्क पड़ता है। मान लो एक क्लाइमेट में सब्जी, मान लो हम गेहूँ उगा रहे हैं सर्दियों में, दिसंबर में, नवंबर में बोते हैं, दिसंबर जनवरी में वो बड़ी होती है और अप्रैल में उसकी कटाई होती है। एक प्रॉपर क्लाइमेट उसे चाहिए। हर साल वही क्लाइमेट, एक साल ऐसा हो कि दिसंबर में भी गर्मी पड़ती रहे, जनवरी में भी गर्मी पड़ती रहे, तो वो गेहूं का पौधा पनप ही नहीं पाएगा। पनप नहीं पाएगा तो जो लिविंग है उस पौधे पर डिपेंड करती है, जो प्राणी ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, वो भी भूखा मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब क्लाइमेट बदलती है तो जीवन बदलती है, सभ्यताएं खत्म होने का भय होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, कि तापमान बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, वो क्लाइमेट को प्रभावित कर रही है, वेदर को प्रभावित नहीं कर रही, क्लाइमेट को प्रभावित कर रही है। और क्लाइमेट जब चेंज होता है तो मानवता पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, उनका लाइफ स्टाइल जो है हिल जाता है। इज इट इज गोइंग टू रेन टूडे, क्या आज बरसात होगी। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टूडे, क्या आज दिन बड़ा चमकीला और सूर्य की धूप वाला होगा। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम, हम कितनी बार नक्शियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच, बहुत सारे जो
आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, उसमें कमेंटेटर कहते हैं, जिसने टिकट के पैसे लगाए हैं तो वो कहता है क्या बरसात होगी तो सारा मैच का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी ए रेडियो एंड द मेड माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट fiddle with its control knobs। इमेजिन करो कि हमारा एक शरीर एक रेडियो होता और हमारा माइंड स्पीकर होता। वेदर इज समथिंग दैट फीबल विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, वेदर भी हमारे इसी तरह कंट्रोल करता। हम मतलब उसके अनुसार बोलने लगते हैं कि आज तो बड़ी गर्मी है, आज तो बड़ी सर्दी है। वेदर इज दैट आवर टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर। तो वेदर क्या है, जो घंटे घंटे में या टू डे कंडीशन जो एटमोसफेयर में घटनाएं होती हैं वो होती है। मतलब 1 घंटे में मौसम ऐसा है, कल ऐसा था, आज ऐसा है, वो चीज़ें वेदर होती हैं, मौसम होता है। ए हॉट और ए ह्यूमिड वेदर में टेक वन इरिटेबल, जैसे कई बार गर्मी होती है और साथ में उमस हो जाती है, जैसे हम सितंबर के महीने में देखते हैं, तो हमें इरिटेबल हो जाती है, पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी आ रही है और साथ में नमी भी चिप शुरू हो जाती है, तो हमें इरिटेट करता है। बट अगर डे हो अक्टूबर नवंबर जैसे प्लेजेंट फ्रीजी, बड़ी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, खुश दिन है, वेदर मेक मी चेयरफुल, हम खुश हो जाते हैं। एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, बाहर जाने का भी प्रोग्राम बना लेते हैं, भाई दिन बड़ा अच्छा है। सर्दी गर्मी में हम ज़्यादा सर्दी और गर्मी में बाहर निकलना नहीं पसंद करते। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, और वेदर जो है चेंज होता रहता है। हाउ आर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट। लेकिन अगर एक जगह का वेदर बहुत लंबे समय तक एक जैसा रहे उसे क्लाइमेट कहते हैं। और ये मैंने बताया ना, लगभग 30 साल माना गया कि 30 साल तक एक ही जगह का मौसम एक ही जैसा रहे, हर साल बदले ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। अब आप समझ गए कि क्योंकि इससे पता चल जाता है कि रेन होने वाली है, बरसात होने वाली है, ठंड पड़ने वाली है, क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 इन। भाई ये बहुत बड़ी संख्या है, करोड़ों में होगी, तो इतनी एनर्जी निकलती है सूर्य से, लेकिन हम तो सिर्फ एक ही लेते हैं वहाँ से, 1% भी नहीं है, सिर्फ एक ही अंश उसका एनर्जी का लेते हैं सूर्य से, बाकी इन्वायरमेंट में ही रह जाती है ये। अगर सारी की सारी सीधी आ जाए, इन्वायरमेंट होता ही नहीं तो आदमी बर्न हो जाए, यहाँ वाष्प ही वाष्प हो, ह्यूमन बीइंग तो संभव ही नहीं है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। टेम्परेचर क्या है, थर्मामीटर देखा होगा आपके मुंह में, डॉक्टर ने कभी डाला होगा, उससे हम टेम्परेचर मापते हैं। उसमें एक ब्लैक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं मरकरी, जिसे बोलते हैं मरकरी या पारा, एक तरह की धातु होती है जो पिघली हुई होती है। और जो पारा है जब ऊपर चढ़ जाता है, जब आपके मुंह में डाला जाता है, इसका मतलब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। बैरोमीटर, आपने देखा होगा कभी, आप शाम को सोए हो, बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेयर में प्रेशर। अगर आप पहाड़ों पे जाओगे भाई, प्रेशर आपको कम लगेगा, आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। जैसे जैसे आप पहाड़ों से नीचे उतर के आओगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये समुद्र के किनारे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, पहाड़ों पर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसे बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, प्रेशर लगता है धरती पर भी, यस, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, हवा के कारण, बहुत सारी चीज़ों के कारण। ठीक है, रेन गोग मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसके द्वारा गॉग के द्वारा हम रेनफॉल मापते हैं। और आपने देखा होगा जैसे समाचारों में कहते हैं 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, 16 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो ये सेंटीमीटर, इसमें जितना पानी जाएगा ना उसके हिसाब से ही सेंटीमीटर मापे जाएंगे। वाइंड वेन का मतलब होता है ये हवा की दिशा दिखाता है। कई बार आपने समुद्रों के किनारे ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, साउथ नॉर्थ का एक वो आपको चुंबक सी लगी होगी और वहाँ पर शो दिखाएगा कि हवा किस तरफ चल रही है। ओके,
तो ये कुछ ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट थे जिसके द्वारा हम वायु, क्लाइमेट, इनको हम मेजर करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कितनी वीडियो